Hello everyone, welcome you all to my YouTube channel. I am Preeti Singh, your educator, and today we will be studying role of women and women's organization for your upcoming mains examination. Basically, this is part of GS paper 1. In GS paper 1, one topic is given, that is Indian society. And in Indian society, this is third lecture. As I am doing crash course, you all are aware. So I have already completed two topics of our Indian society. First was the silent features of Indian society, and second is the diversity of India. And today we will be dealing with role of women and women organization. So before we begin, here is a small announcement, dear students. You can join my Telegram channel for getting the PDF of my lectures, or if you have any doubt or any query, you can ask me my Telegram channel. My Telegram channel is UPSC Target with Preeti. You will be getting my Telegram link from description box. So now let's move towards our third topic, that is role of women and women organization. सबसे पहले अगर हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करें तो मैंने आपको सेवन फेसेस ऑफ इंडियन सोसाइटी में बताया था कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी इट इज पैट्रियार्कल, मतलब यहाँ पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मैन हम ऐसा मान के चलते हैं कि मैन के पास ज़्यादा पावर है, दे हैव मोर ऑथोरिटीज एंड वुमेन, और सबसे ज़्यादा हम लोग वैल्यू किसको देते हैं, मेल को देते हैं। मतलब हमारे यहाँ इसीलिए तो बोलते हैं पैट्रियार्कल। हमें पता है सोसाइटी दो तरह की हो सकती है, मैट्रियार्कल भी हो सकती है, पैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जहाँ पे फीमेल डोमिनेटेड होती है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे मेल डोमिनेटेड होती है। तो हमारा कंट्री जो है यहाँ पे क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। हमें पता है कि वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, चाहे वो हाउस होल्ड से लेके वो वर्क कर रही है या अपने बच्चे को पाल रही है, हर तरह से वो परफेक्ट होती है। मतलब क्या बोले तो एक तो पहली बात, हम भले ही हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ हमारी जो सोसाइटी दैट इज पैट्रियार्कल, पर एक बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर जो मेल है उनका साथ कौन देता है, वुमेन देती है। वो हर हर पल हर वक्त कुछ ना कुछ, चाहे मदर के रूप में वो काम कर रही है, या फिर वाइफ के रूप में काम कर रही है, डॉटर के रूप में काम कर रही है, या फिर कहीं पे बाहर जाके काम कर रही है, हर तरफ से अपने पूरे दिल और जान से काम करती है ताकि लोगों, उसके आसपास के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान ना हो। इवन हमारे कंट्री में हम लोग लड़कियों को, औरतों को क्या करते पूछते हैं, हमारे यहाँ जो भगवान है बेसिकली बहुत से, उसमें वुमेन जो है दे आर गॉडेस, मतलब वही लोग भगवान, हम उन्हीं को मानते हैं। और हम बोलते हैं कि ये, जैसे बोलते हैं दुर्गा माँ, काली माँ, या फिर अलग अलग जो भगवान का नाम लेते हैं, यहाँ पे क्या हम लोग उनको पूछते हैं। पर अगर रियल लाइफ में देखिए तो क्या हम लड़कियों को पूछते हैं, नहीं। भले ही वो कितना भी काम करती है, चाहे वो अपने घर के हाउस होल्ड से लेके वो बाहर जाके काम कर रही हैं, वो पूरे दिन मेहनत कर रही है, और फिर भी उनको पूरी अथॉरिटी नहीं मिलती, उनको फ्रीडम नहीं मिलती है। वाई? क्योंकि हम बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल है। चाहे इमोशनली औरत हो, या मतलब इमोशन हो, उसके पास ज़्यादा इमोशन हो, या इंटेलिजेंट हो, हर तरफ से वो क्या चाहती है, अपने फैमिली को एक साथ बांधे रखना है। और हम बोलते हैं ना, वुमेन जो है इट इज़ सपोर्ट ऑफ आवर फैमिली। इवन बोलते हैं कि ये अपने हस्बैंड के लिए एक पिलर की तरह काम करती है, अपने बच्चों के लिए, या जो फैमिली है इन सब के लिए एक पिलर की काम करती है, और उन सबको हर मोड़ पे साथ देती है। ये इस छोटा सा इंट्रोडक्शन हो कि हमारे यहाँ मतलब औरत क्या होती है। और हमारे यहाँ हम लोग फिर भी इन सब सारे देख रहे हैं कि वुमेन जो है हस्बैंड के लिए पिलर का काम करती है, बच्चों के लिए गाइडिंग बनती है, जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए हार्बर बनती है, या फिर वो हम उनको मतलब माता लोग को भी पूछते हैं, या अलग अलग इनके रोल्स होते हैं। डिस्पाइट ऑफ बिंग ऑल दिस थिंग्स, हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो पावर है वो किसके हाथ में लाई करता है, मेल के हाथ में। मेल के पास ज़्यादा पावर है, मतलब हम लोग पैट्रियार्कल सोसाइटी के ज़्यादा महत्व देते हैं। अब आता है कि अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखें तो इसकी पोजीशन कैसी है वुमेन्स की। वुमेन की पोजीशन जो है टाइम टू टाइम वेरी करती गई है, मतलब एंशियंट से लेके भी मॉडर्न टाइम तक देखें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर समय जब वुमेन का जो टाइम आया है वो बदलते गया है। कभी उसको पूजा किया है, तो कभी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है, कभी उसको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया गया है। हर टाइम बदला है। जैसे कि हमें पता है, हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड से, जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अर्ली वैदिक पीरियड से पढ़ते हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलता था। मतलब हम लोग क्या बोलते थे कि वुमेन्स जो है उनको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट और डिग्निटी से उनको रखा जाता था। अगेन हुआ क्या कि जब लेटर वैदिक पीरियड आया तो वुमेन के साथ थोड़ा वहाँ से चेंजिंग आ गई। मतलब उनके पॉलिटिकल राइट्स को डिनाइड करने लगे, उनको थोड़ा हम लोग इन्फीरियर कंसिडर करने लगे। अभी देख रहे हैं कि आप अर्ली वैदिक पीरियड में हमारे यहाँ क्या करते थे, वुमेन्स को रेस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत ज़्यादा मिलती थी, उनको पूजा भी जाता था। बट अगेन लेटर वैदिक पीरियड आते आते वुमेन्स को जो था, मतलब उनके पॉलिटिकल राइट्स उनको डिनाइड कर दिया गया, उनको इन्फीरियर माना जाने लगा। क्योंकि वो बोलते थे ऐसा कि जो काम करती है उनके पास, मतलब जो हाउस होल्ड से वो को मुझे कुछ अर्निंग ला नहीं रही है, तो फिर वो कैसे हो कि हम उनको पूजा करें या फिर उनकी रेस्पेक्ट करें। तो ये हमारा दो टाइम था जिसमें पोजीशन चेंज हुआ। अगेन हमारा मिडाइवल पीरियड आया, जब हमारे यहाँ जो मुसलमान थे, मुस्लिम सब आए,
जो मुगल्स आए या अलग अलग जो भी मुसलमान थे वो आए, तो उस वक्त भी अगेन औरतों के अगेंस्ट बहुत बुरा बर्ताव हुआ, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, और नहीं एजुकेशन, कोई भी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं देना, चाइल्ड मैरिज करना, ये सारी जो चीज़ें हमारे यहाँ शुरू हो गई मिडाइवल पीरियड में। मतलब उससे पहले तो थोड़ा कम था औरतों के साथ बुरा बर्ताव, बट जैसे ही मिडाइवल पीरियड आया, जब हमारे यहाँ मुगल्स आए, तो उसके बाद से बहुत प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दी हमारी सोसाइटी में। गर्ल्स को एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करना, उसको बाहर नहीं निकलना, बहुत छोटे उम्र में उनको मैरिज कर देना, बच्चे अगर पैदा हुए उससे पहले ही उनको मार देना, ये सारी प्रॉब्लम्स दिखाई देती थी। पर उसके बावजूद भी कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसे वेरियस पॉपुलर लीडर्स आए जिन्होंने इन सब के अगेंस्ट लड़ा, वुमेन्स के अगेंस्ट लड़ा, उनके वायलेंस के अगेंस्ट लड़ा, कास्ट सिस्टम जो उसके अगेंस्ट लड़ा। जैसे कि इंपॉर्टेंट लीडर हमारे शंकराचार्य, रामानुजा, गुरु नानक, ये जो थे, ये बेसिकली वायलेंस जो भी होता था वुमेन्स के अगेंस्ट या कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, उसके लिए इन्होंने आवाज़ लिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत वुमेन्स को जो था वो आती थी कि चलो हमें हमारे लिए कोई लड़ रहा है, पर उसमें सक्सेस नहीं हो पाए वो लोग। उस वक्त भी वुमेन्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगेन जब ब्रिटिश एरा आया, मतलब जब हम लोग को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, हम लोग कॉलोनाइज्ड हो चुके थे, तो उस वक्त ब्रिटिश ने जब वहाँ पे आए तो वो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे वुमेन्स जो है उनको बहुत फ्रीयर ट्रीट किया जाता है, इनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। तो उन्होंने बहुत से एक्ट्स पास किए, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया, चाइल्ड मैरिज को बंद कराया, जो वुमेन्स जो विडोज होती थी उनके री मैरिज बनाया, मतलब अलग अलग एक्ट्स लेके आया, जैसे कि सती रेगुलेशन एक्ट, हिंदू विडोज री मैरिज एक्ट, फीमेल इन्फेटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, एज ऑफ कंसेंट कंसेंट एक्ट, ये सारी जो चीज़ें उन्होंने ब्रिटिश एरा लाई। मतलब कि थोड़ा ब्रिटिश एरा आते ही हमारे यहाँ जो वुमेन्स का डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, और जैसे इम्प्रूवमेंट हमारे यहाँ हमें जाके इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से हम लोग वुमेन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, क्योंकि गांधी जी खुद बोलते थे कि वुमेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे सोसाइटी से लेके एक फैमिली के लिए भी। एक हस्बैंड हो या फिर वो हस्बैंड की हेल्प करते हैं, या फिर अपने बच्चे को हेल्प करती है, या अपने बड़े के एक तरह से पिलर का काम करती है। और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ फ्रीडम भी मिली है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो वुमेन प्ले किए, कैसे प्ले किए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारे यहाँ जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से हम लोग देखें कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजंस लाए गए वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। इस तरह से हमारे यहाँ हर टाइम जो है पोजीशन वुमेन की वो टाइम टू टाइम चेंज होती आ रही है। अब देखते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे यहाँ वुमेन की। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कि गांधी जी ने बोला कि हाँ वुमेन्स जो है कैसे कैसे रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल्स और बहुत से प्रोविजंस है। अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखें इंडिया में, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो एम हैं, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उसमें 12% जो है वो वुमेन्स है। मतलब बहुत ही कम वुमेन्स जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्यों? क्योंकि हमें भी अभी भी वही मान के चलते कि वुमेन्स जो है दे आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड, वो घर पे खाना बनाने के लिए हुई है। और हमारे यहाँ जो फीमेल रिप्रेजेंटेशन है ऑलमोस्ट हम लोग पूरे वर्ल्ड में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, 99th है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना हम लोग पीछे हैं। हमसे आगे बहुत से कंट्री ऐसे हैं जो भले ही अदर चीज़ में हमसे पीछे हो, पर उनकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है वुमेंस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को उनका रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा करता है। हमारे पास सिर्फ 12% जो एम है वो सिर्फ वुमेन है। मतलब 100 में से सिर्फ 12 औरतें ही जाती है, बाकी जो हमारे बचते हैं वो सारे कौन होते हैं, लड़के होते हैं। यहाँ पे हमें बहुत बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक दिख रहा है। इवन अकॉर्डिंग टू 2018 और 19 वुमेन्स जो है, अभी तो थोड़ा सुधार आया है कि भले एम कम है, बट अकॉर्डिंग टू 2018 और 2019 बहुत सी वुमेन्स ऐसी हैं जो अभी सीनियर ऑफिसर पोजीशन पे है। जैसे कि हो सकता है कि वो प्रेसिडेंट्स भी, हमें बहुत सी वुमेन्स प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स, स्पीकर्स ऑफ लोकसभा, इनको पोजीशन थोड़ा बहुत ऑफिसर्स प्रोविजंस मिल रहा है, पोजीशन मिलता है, और इसके बेसिस पे थोड़ा इनमें इम्प्रूवमेंट हुई है। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अभी भी, मतलब अभी तो नहीं, पर क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा सोसाइटी ऐसी होती थी पहले के टाइम में, कि उस वक्त मतलब एक आप बोल सकते हैं प्रथा चलता था, दैट वाज नॉट एज सरपंच पति। उसमें होता क्या था कि जो गरीब लोग होते थे, मतलब जो बहुत ही गरीब औरतें होती थी, जो बहुत हमारे यहाँ इंडिया तो हमें पता है कि हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल है, तो वो जो वुमेन होती थी वो भी चाहती थी कि हम भी इलेक्शन के लिए खड़े हो, हम भी, हमारे पास भी पॉलिटिकल पावर है, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है। तो वो लोग भी लड़ने जाते थे, पर उनके साथ एक गलत काम होता क्या था कि उनका नाम उसमें जब वो लोग नॉमिनेशन करवाती थी तो उनका नाम लिखने के बजाय उनके हस्बैंड का नाम लिखा जाता था। दैट्स वाई जब भी वो जो हमारे लोकल एरियाज में जो इलेक्शन होते थे, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किसका होता था, भले ही वुमेन करती थी, पर उसमें उसका थोड़ा बहुत कहीं फोटो रहेगा, कहीं नीचे नाम लिखा रहेगा, बाकी में हर जगह नाम किसका लिखा गया, या तो उसके पिताजी का या तो उसके हस्बैंड का। तो दैट सिस्टम वॉज नॉन एज
सरपंच पति। सरपंच पति क्या है, ये एक ऐसा प्रथा है जहाँ पे वुमेन्स जो है वो इलेक्शन तो लड़ती थी या लड़ती हैं, पर उनके नाम की जगह उन किसका नाम रहता है, उनके हस्बैंड का नाम रहता है जो रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे। क्योंकि सबको पता है कि वुमेन्स को कोई जानता नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते थे, उनके हस्बैंड के नाम से वोटिंग्स करवा देते कि ताकि ये वुमेन जीत जाए। हमें पता है कि वुमेन जो है अगर वो लोग इलेक्शन में खड़ी होती है तो अच्छा खासा उनको वोट मिलेगा, क्योंकि हर वुमेन क्या चाहेगी कि हम लोग वुमेन को वोट दें ताकि हमें भी कुछ और इक्वलिटी का इक्वल राइट्स मिले या अलग अलग चीज़ें हमें भी प्रोटेक्शन मिले। और अगर देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इंडिया जो है ये 120 रैंक पाया अमॉन्ग 131 इन द किस में, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रैंक, मतलब एफपीआर में इंडिया का जो रैंक आया वो कितना आया है, 121 आया है। 131 कंट्री में सिर्फ 121, मतलब आप देख सकते हैं कि जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है हमारे कंट्री में वो बहुत ही कम है लेबर फोर्स में। मतलब यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जेंडर गैप भी दिखता है, वायलेंस भी दिखता है। और ये जो आपको दिख रहा है कि 120 का पोजीशन, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा अभी हमारे यहाँ लेबर फोर्स की जो वुमेन्स हैं वो उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है लेबर फोर्स में जाने के लिए। ये अभी करंट पोजीशन है हमारे यहाँ वुमेन्स का। अब देखते हैं कि आखिर बैकग्राउंड क्या है। मतलब वुमेन्स जो है वो शुरू से ही ऐसे रही है कि उसके लिए उन्होंने कुछ मूवमेंट्स भी लाए, तो बहुत से मूवमेंट्स आए। उनका मेन मकसद क्या था कि कुछ इसमें रिफॉर्म्स लाए, कुछ ऐसे कुछ करे कि वुमेन्स जो है वो आगे आए। तो सबसे पहले रिफॉर्म्स, तो हम लोग एक टर्म समझते हैं दैट इज सोशल मूवमेंट। ये जो सोशल मूवमेंट्स है बेसिकली इसमें होता क्या है कि बहुत से लोग एक साथ ग्रुप में मिल जाते हैं और वो लोग क्या करते हैं कि जो सोसाइटी में ड्रॉबैक्स हैं, जो लोगों को हार्म करे, जो अफेक्ट करे, उसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं और चाहते हैं कि सोसाइटी में चेंज आए, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज सोशल मूवमेंट। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे अगर आप देखिए वैसे सोशल मूवमेंट है, वैसे अगर वुमेन मूवमेंट आ जाए तो इसमें क्या कि जो वुमेन्स मूवमेंट होगा वो एक तरह से सोशल मूवमेंट का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी सोसाइटी के लोग मिलके क्या कर रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं वुमेन की तरफ से। मतलब वुमेन को कुछ राइट्स मिले, कुछ उनको कुछ उनके जो भी कल्चर है, जो भी उनको टॉर्चर सहना पड़ रहा है उसके कुछ वो लोग चेंज ला रहे हैं। तो उस चेंज लाने के लिए उसका कौन सा हो जाएगा, दैट इज नॉन एज वुमेन्स मूवमेंट। ये जो वुमेन्स मूवमेंट है ये बेसिकली इसका एम क्या होता है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, वैल्यूज, कस्टम एंड बिलीफ्स ऑफ सोसाइटी की इसमें थोड़ा चेंजेस लाया जाए और वुमेन्स जो है उनको थोड़ा आगे लाया जाए। इसका ओरिजिन कब हुआ था, बेसिकली इसका ओरिजिन कब हुआ, जब हमारे यहाँ ब्रिटिश एरा आई। मैंने अभी बताया कि ब्रिटिश एरा के आते ही बहुत से एक्ट्स आए, बहुत से पॉलिसीज आई, बहुत से सती प्रथा खत्म हुआ, चाइल्ड मैरिज या फिर अलग अलग जो इन्फेंटिसाइड्स बच्चे को जन्म होने से पहले ही मार देते थे, इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए छोटे छोटे गर्ल्स को मार देना, इन सबको सॉल्व किसने किया, ब्रिटिश रूल ने। मतलब जैसे ब्रिटिश रूल है तो जब एजुकेशन पढ़ा, जब उन्होंने वुमेन्स को राइट दिया कि हाँ वो भी पढ़ सकती है, तो उस तरह से वुमेन्स को रियलाइज़ हुआ कि हमें भी कुछ यहाँ पे सेंसेस लेना चाहिए, हमें भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए मैन की तरह, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं। तब जाके उन्होंने कुछ सोशल मूवमेंट्स और नेशनलिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस तरह से उन्होंने करके यहाँ से मूवमेंट्स हमारी चालू हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स हुआ हमारे कंट्री में वुमेन के लिए। पहला था वो था ब्रह्मो समाज। ये जो ब्रह्मो समाज था बेसिकली इट वाज एस्टैब्लिश बाय राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1825 में इस समाज को एस्टैब्लिश किया। क्यों, ताकि जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट प्रीजुडिस या रेस्ट्रिक्शंस लगे उनको एबॉलिश करना, साथ साथ चाइल्ड मैरिज को एबॉलिश करना, पॉलीगमी, लिमिटेड राइट्स टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, इन सबको एबॉलिश करने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की एस्टैब्लिश की। और इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमारे यहाँ जो सती प्रथा अभी नहीं है उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसी पॉपुलर लीडर ने प्ले किया, तो दैट इज़ राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा को एबॉलिश किया और उन्होंने ये ब्रह्मो समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जब इसको इस्टेब्लिश किया तो उनका मेन मकसद वुमेन के एम्पावरमेंट की तरफ था और इस तरह से करके उन्होंने सती प्रथा को एबॉलिश किया। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि राजा राम मोहन राय प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एबॉलिशन ऑफ सती प्रथा। दूसरा जो है वह प्रार्थना समाज। ये जो प्रार्थना समाज है बेसिकली इट वाज फाउंडेड बाय एम जी रनाडे एंड आर जी भटनागर इन 1867। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सिमिलर था हमारे ब्रह्मा समाज की तरफ। ब्रह्मा समाज जैसे इस्टेब्लिश हुआ था राजा राम मोहन की तरफ से, तो उसी तरह इसका भी ऑब्जेक्टिव था। बट ये सिर्फ एक ही वेस्टर्न इंडिया तक ही कन्फाइंड रहा, उससे आगे नहीं जा पाया। इसमें भी वही हुआ कि जो हमारे जस्टिस रनाडे थे उन्होंने चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी, री मैरिज ऑफ वुमेन्स पे रेस्ट्रिक्शंस लग रहे, इन सब के तरफ अगेंस्ट क्रिटिसाइज किया इन सबको और वुमेन के लिए लड़ा। दैट वाज प्रार्थना समाज। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट था सोशल मूवमेंट फॉर्म, दैट वाज द सोशल मूवमेंट आर्य समाज। आर्य समाज तो था बेसिकली दयानंद सरस्वती के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था इन 1827। ये जो तो था थोड़ा अलग था उनसे।
मतलब जो आप प्रार्थना समाज देखें या हमारा जो राजा राम मोहन ने ब्राह्मण समाज स्टैब्लिश किया था, उन दोनों से थोड़ा अलग था हमारा आर्य समाज। वाई? क्योंकि ये जो आर्य समाज था इट वॉज मोर रिलीजियस रेवलिस्ट मूवमेंट। मतलब ये ज़्यादा कास्ट सिस्टम की तरफ देखते थे कि कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स लाया जाए। बाद में इसके अलावा भी उन्होंने वुमेन और मेन के एजुकेशन के बारे में बात किया, चाइल्ड मैरिज के प्रोहिबिशन के बारे में बात किया। पर पहले ये जो थोड़ा उन दोनों से अलग है, प्रार्थना और ब्रह्मो समाज से। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत से सोशल मूवमेंट्स आए। तो क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सोशल मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, फिर भी रिफॉर्म्स हमारे यहाँ क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो था हमारा दैट वाज ब्रह्मो समाज, इनका मेन मकसद क्या था कि जो एजुकेशन है वो लड़कियों को प्रोवाइड किया जाए, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म किया जाए। इनका ये कभी फोकस नहीं रहा है कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात करें। मतलब ये नहीं है, जेंडर इक्वालिटी की तरफ हम लोग बात करें। और ये इस वजह से जेंडर इक्वालिटी की तरफ फोकस नहीं करने की वजह से ये जो जितने भी इन्होंने रिफॉर्म्स लाए, जितने भी मूवमेंट्स लाए, सोशल मूवमेंट्स, ये सारी फेल हो गई। बट अगेन एक अलग मूवमेंट्स आया, दैट वाज द फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट में जो औरतें पार्टिसिपेट की और उस वजह से उन्हें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस या जो भी उनके सेफ्टी के लिए जो भी प्रोविजंस बने, एक्ट्स बने, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं वोमेन इज द कैंपेनियन ऑफ मैन गिफ्टेड विद इक्वल मेंटल कैपेसिटीज। और गांधी जी इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि मैन से कैपेबल जो है वोमेन है हमारे नेशनल मूवमेंट है। वाई? क्योंकि मैन जो है वो वायलेंट की तरफ जाएंगे, वाइल जो वुमेन है वो हमेशा नॉन वायलेंट अपना अप्रोच अपनाएगी। और इस तरह से इस क्वालिटी की वजह से, नॉन वायलेंट क्वालिटी की वजह से हम लोग जल्दी से जल्दी ही फ्रीडम एक्सेप्ट कर लेंगे। इवन जब सबसे पहला हमारी जो पहली वुमेन थी, उन्होंने नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। मतलब हमारे यहाँ जो कांग्रेस का एक जो बना था, कांग्रेस में पता है कि जो बहुत से हिंदू लीडर्स थे, तो उसकी जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो भी बनी सरोजनी डैडी। और वही पहली औरत थी जिन्होंने नेशनल मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट किया था ड्यूरिंग द साल्ट मूवमेंट। और इसी वुमेन जब अलग अलग मूवमेंट्स नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने लगी, जब फ्रीडम मूवमेंट्स में, तो उस वक्त गवर्नमेंट्स मतलब जो फॉरेनर्स थे, दैट वाज ब्रिटिशर्स, उनको भी ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। क्योंकि ये जो है क्या कर रही हैं, हमें पता है कि फैमिली किसके, मतलब अगर वोमेन आ रहे तो फिर फैमिली कैसे चलेगी? अगर वही अब पूरा प्रोटेस्ट करने लगे कि हम साल्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग फॉरेनर्स के कपड़े यूज़ ना करके हम लोग खादी यूज़ करेंगे, या फिर हम लोग अलग अलग जो भी क्लासेस है ये सबको बंद कर देंगे, तो इस वजह से बहुत ही प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो दैट्स वाई हमारे यहाँ महात्मा गांधी को ये बहुत अच्छा लगा कि उन्हें ये बात दिमाग में आई कि हमें, अगर हम लोग वुमेन को लेते हैं तो ये मैन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैन को रियलाइज़ करा सकते हैं कि वायलेंट का रास्ता अपनाने से अच्छा नॉन वायलेंट रास्ता अपनाए, और हमें फ्रीडम भी अच्छे खासे मिल जाएगा। इसी वजह से ही हमारे जब फ्रीडम मूवमेंट हुआ, उसी वजह से ही जब वुमेन्स का उसमें पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसके बाद से जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ था, उस वक्त वुमेन्स को फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी मिला, अलग अलग बहुत से प्रोविजंस मिले। ऑल्सो कराची सेशंस में भी उन्हें बहुत ज़्यादा इक्वल राइट्स मिला, नेशनल कांग्रेस जैसे 1930 में जो हुआ था। And social reforms movement and nationality movement led to the enactment of various legislative acts and set the ground rights for incorporating various provisions to support women's movement in the Indian society। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वुमेन के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। इवन हमारे यहाँ जब इंडिपेंडेंस नहीं मिले थे तो उससे पहले भी बहुत से ब्रिटिशर्स ने बहुत से एक्ट्स पास किए थे ताकि वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिले। जैसे कि अगर आप देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जैसे बहुत से एक्ट, जैसे सबसे है सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, जो कि सती प्रथा को मतलब सती प्रथा फिर से कहीं चालू ना उसके लिए है। फिर क्रिमिनल एक्ट से उस अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्ट 1983, ये भी वुमेन के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, ये भी वुमेन्स के सेफ्टी के लिए। हिंदू सक्सेशन एक्ट, या फिर हमारा ट्रिपल तलाक जो भी आया था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, ये सारी हमारे वुमेन की इंपॉर्मेंट के लिए आया कि सुधार है। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं, जिसमें वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलती है और उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 14 देखें, हमें पता है आर्टिकल 40 क्या है, राइट टू इक्वलिटी। तो उसके अंदर भी मैन और वुमेन दोनों के इक्वल राइट्स है और उनको दोनों को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर हर जगह ही इक्वल है। साथ साथ अगर आप आर्टिकल 51A देखते हैं तो वहाँ पे भी है कि किसी भी औरत को आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं।
इवन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है ये खुद स्पेशल प्रोविजन है जिसमें स्टेट जो है वुमेन के फेवर में कुछ अलग अलग एक्ट्स लाते हैं, अलग अलग रिफॉर्म्स लाते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो भी बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स में मैन और वुमेन दोनों आ जाते हैं। आर्टिकल 23 दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स, जिसमें ट्रैफिकिंग जो है उसको मतलब वुमेन की जो ट्रैफिकिंग होती है और फोर्स लेबर उसके लिए है, तो ये भी एक प्रोविज़न है हमारे वुमेन के सेफ्टी के लिए। आर्टिकल 39A दैट इज़ हमारे DPSP, इसमें भी स्टेट्स को जो है डायरेक्ट स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि वो जो भी वुमेन और मैन हैं उनके सिक्योरिटी और उनकी इक्वालिटी मीन ऑफ लाइवलीहुड इन सब की तरफ फोकस करें। आर्टिकल 39D दैट इज ऑल्सो DPSP, यहाँ पे दोनों को इक्वल पेमेंट देने की बात की जाती है, मैंस एज वेल एज वुमेन। आर्टिकल 42 ये भी उसी के लिए है कि मतलब वुमेन को एम्पावरमेंट किया जाए, मतलब हमारे DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में दोनों जगह ही हमारे यहाँ दोनों जगह ही वुमेन के एम्पावरमेंट के बारे में बहुत से क्लॉजेस हैं। इवन आर्टिकल 41A जो है आर्टिकल 41AE जो है ये भी बात करता है वुमेन के लिए ही, उनके डिग्निटी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 300A दैट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी टू वुमेन, दैट वाज अर्लीस्ट इट वाज द फंडामेंटल राइट्स बट नाउ इट इज़ नॉट फंडामेंटल राइट्स, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन आर्टिकल 73 और आर्टिकल 74 सॉरी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1942 यहाँ पे भी क्लियरली बोला कि सो लोकल बॉडीज है दैट इज पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, वहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन के लिए रिजर्व होगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिकल 73rd एंड 74th से वुमेन को बहुत ज़्यादा ही अच्छा रोल मिला कि वो लोग डिस्क्रिमिनेशन को कम कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी रिजर्वेशन जो है उनके लिए 1/3 सीट्स उनके लिए बुक कर दी गई हैं। अब आता है कि क्या क्या थ्रेट्स आ रही हैं वुमेन्स के इंडिपेंडेंस को लेके और उनके डिग्निटी को लेके। सबसे पहला जो थ्रेट है वो है फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स। अगर आप देखते हैं सर्वे अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश मेडिकल जर्नल लैंसेट, तो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या ऑलमोस्ट 10 मिलियन फीमेल ऑब्जर्वेशन हो गया है ऑलमोस्ट बिटवीन 20 ईयर्स। 20 साल में लगभग 10 मिलियन, आप सोच सकते हैं 1 करोड़ जो औरतें हैं, जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं उनका फीमेल का अबॉर्शन हो गया, जिसमें लड़कियां जो है वो मारी जा चुकी है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बच्ची को धरती पे आने से पहले ही मार दे रहे हैं तो वो कैसे आएगी। तो इस वजह से हमारे यहाँ वुमेन के डिग्निटी पे, उनके इंडिपेंडेंस पे, या फिर यहाँ पे भी एक तरह से हमें शो हो रहा है कि कैसे हम लोग सोसाइटी को अभी भी पैट्रियार्कल सोच कर रहे हैं। इसके लिए सबसे इस चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, वी कैन अप्लाई एजुकेशन जो है एजुकेशन की हेल्प से लोगों को अवेयर करा के हम लोग इस जो घासटी मतलब बहुत बुरा ये जो है इस चीज़ को रोक सकते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड्स एंड इन्फेंटिसाइड्स को। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज़। ये जो है इस वजह से कोई भी माँ पापा नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी भी लड़की को कोई भी लड़की हमारे घर में पैदा हो, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहता है कि हमारे लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इवन इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया कि हर 2 घंटे में ऑलमोस्ट एक रेप होते ही होते हैं। इवन एक रिसेंट मतलब दिसंबर, हमारे बोल सकते हैं दिसंबर 16 जब दिल्ली में गैंगरेप केस हुआ, तो उसके बाद से हमारे बहुत अच्छा एक्ट्स आया, जिसकी वजह से वर्मा कमेटी बनी और अलग अलग प्रोविजंस आए जिस बेस पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिला। बट क्या अभी भी कम हुआ है? नहीं, उतने भी प्रोविजंस आए, उतने एक्ट्स आए, उतने बिल, उतने भी बहुत से अमेंडमेंट्स हुए, एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल बिंग थिंग्स हम अभी भी नहीं देख रहे हैं कि वुमेन्स जो हैं उनको उनको इन चीज़ छुटकारा मिल रहा है कि उनके साथ अब सेक्सुअल हरासमेंट या फिर एब्यूज़ या रेप का केसेस नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल्सो जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड डॉरी डेथ होता है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग कि कोई भी लड़की है वो नहीं चाहती है कि हमारे साथ ये हो, पर उनके साथ होता है। अगर वो नहीं डॉरी नहीं लेके जाती है तो उनको जला दिया जाता है। दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में दिखाई देती है। डोमेस्टिक वायलेंस उनके साथ किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। प्रोस्टिट्यूशन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब वो भी हमारे अभी तो हमारे पास आर्टिकल 23 है, पर ये भी हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। लो लिटरेसी रेट होने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई देता है। मतलब क्या कि अभी भी अगर आप लड़की को पढ़ाएंगे नहीं, लोगों को अवेयर नहीं कराएंगे, तो फिर ये कैसे आप रोकेंगे। इन सारे जो ऊपर की चीज़ें हैं, इन सबको रोकने के लिए हमारे पास क्या लिटरेसी रेट अच्छी होनी चाहिए, पर हमारे कंट्री में इतनी कम लिटरेसी रेट है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो वो क्यों चाहेंगे कि हम लड़कियों को मार दें, वो क्यों चाहेंगे कि मतलब हम हमारी जो बहू आ रही है उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करें, डॉरी डेथ हो, ऐसा चीज़ें क्यों हो। साथ साथ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन्स, इन सारे इशू की वजह से ही हमारे यहाँ अभी भी वुमेन्स के इंडिपेंडेंट पे थ्रेट दिखाई देता है।
तो अब आता है कि क्या क्या डेमोग्राफिक प्रोफाइल है हमारे यहाँ वोमेंस का, मतलब उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी सेक्स रेशियो कितना है, एजुकेशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे, तो इंडिया की जो ग्लोबल जेंडर गैप है 2011 के अनुसार इंडिया की रैंक कितनी आई है 113 आउट ऑफ 134। इवन बांग्लादेश या चाइना की बात करें ये इससे काफ़ी हद तक अच्छे हैं, मतलब बांग्लादेश 69 पोजीशन पे है, चाइना 60 पोजीशन पे है, इंडिया कितना पे 113। मतलब हमारे यहाँ जेंडर गैप जो अभी भी 2011 के अनुसार बहुत ही ज़्यादा है। ये देखेंगे कैसे जेंडर गैप हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहला डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं, वो है हेल्थ। हेल्थ जो है बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि पता है अगर आप इस हॉस्पिटल एडमिशन या रिकॉर्ड्स की बात आप देखेंगे तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे क्या कि जो 2% वुमेन्स हैं दे आर एब्सोल्यूट एनेमिक एंड ऑलमोस्ट 12% जो फीमेल पॉपुलेशन है दे सफ़र फ्रॉम रिपीटेड प्रेगनेंसी। मतलब 12% की जो लोग हैं जो औरतें हैं दे आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम रिपीटेड प्रेगनेंसी एंड उनके पास लेक ऑफ न्यूट्रिशन की इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो हमारे यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हेल्थ अच्छी नहीं रहा है तो क्या यहाँ पे वोमेंस कभी आगे बढ़ पाएंगे, क्या उनको हर तरफ से आगे ला सकते हैं, नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कि अभी भी हमारे यहाँ एनीमिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा औरतों में दिखाई देता है, न्यूट्रिशन की कमी दिखाई देती है और उनके साथ अलग अलग जो हेल्थ प्रॉब्लम वो इशू दिखाई देती है। इवन सेक्स रेशियो और मोर्टालिटी की बात करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो है बहुत ही कम है। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना ग्लोबल जेंडर गैप कितना हमारे इंडिया का 113 है आउट ऑफ 134 कंट्री में। सबसे पहले आता है कि सेक्स रेशियो होता क्या है। तो बेसिकली सेक्स रेशियो होता क्या है कि नंबर ऑफ फीमेल्स हर 1000 मेल्स, मतलब जितनी वोमेन है उनके 1000 मैन में से कितनी वोमेन्स है दैट इज नोन एज सेक्स रेशियो। इस बेसिस पे हम लोग पाए हैं कि ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 47% पॉपुलेशन है वो वोमेन की है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो मैन की है। मतलब देख रहे हैं कि यहाँ पे 3% कमी अभी भी हमारे यहाँ वोमेन की दिखाई देती है। इवन कुछ ऐसे स्टेट हैं दैट इज वेरी प्रोपरियस स्टेट बट वहाँ सेक्स रेशियो बहुत ही कम है। जैसे कि अगर आप हरियाणा की सेक्स रेशियो की बात करें तो वहाँ पे ओनली 877 है, मतलब 1000 में से सिर्फ 877 वुमेन है। वाइल अगर आप केरला की सेक्स रेशियो देखें तो काफ़ी हद तक अच्छा है, मतलब 1000 में से वुमेन जो है वो कितनी है 1084 है। मतलब यहाँ पे वुमेन की जो सेक्स रेशियो काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट इज एजुकेशन। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है बहुत ही बड़ा इशू, मैंने आपको बताया कि लो लिटरेसी रेट, वुमेन की जो लिटरेसी रेट है अभी भी बहुत कम है। जैसे कि अगर आप बात करें मतलब मैन की, तो मैन की लिटरेसी रेट काफ़ी हद तक अच्छा है पर अभी भी वुमेन की लिटरेसी रेट जो है वो 65% ही है। सबसे कम कौन से स्टेट का है, बिहार का, और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट किसका है, केरला का। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। मैंने बताया अभी उधर की जो हमारा अभी भी लेबर पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम हमें दिखा है, हमारे वुमेन्स जो अभी भी बहुत कम पार्टिसिपेट करती हैं। मतलब 21.9% जो हमारे जो पूरी फीमेल की पॉपुलेशन है दे आर इन्वॉल्व इन इंडियन वर्कफोर्स। बाकी जो 90% जो वुमेन काम करती है दे आर इन्वॉल्व और इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। लाइक इनफॉर्मल सेक्टर जैसे वो शॉप चलाना अलग अलग, जहाँ पे उनको कोई फॉर्मल सेक्टर्स नहीं है, उनको कोई भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं होते हैं, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। और इंडिया में बहुत ज़्यादा वुमेन किस में एंगेज रहती है, दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। साथ साथ नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेटस। अभी मैंने पॉलिटिकल स्टेटस आपको बताया कि अभी भी हमारे यहाँ एमपीज़ की जो पार्टिसिपेशन है वुमेन की जो एमपीज़ में पार्टिसिपेशन है बहुत ही कम है। पर अकॉर्डिंग टू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट वुमेन का जो लोकल बॉडीज होती है वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन जो है अच्छा खासा हो गया, मतलब उनको रिजर्वेशन 1/3 मिलता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस मतलब वही जो आपको मैंने भी बताया कि वुमेन जो अभी हम भी हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा दे आर इन्वॉल्व इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर जैसे कि एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट। और इस वजह से उनकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो इनसिक्योर है, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा इशू दिखाई देता है। नेक्स्ट तो देखते हैं, अगर यहाँ पे आप देखेंगे लिटरेसी रेट के बारे में तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो है इंक्रीज़ करते गया। जैसे अगर आप 1851 की देखें तो उस वक्त लिटरेसी रेट जो हमारे वुमेन की थी बहुत ही कम थी, ऑलमोस्ट 8.86 थी, मेल की 27.16 था। वहीं जो अभी की सिनेरियो देखे तो आप ऑब्जर्व करेंगे अकॉर्डिंग टू 2011 जो वुमेन की लिटरेसी रेट है दैट इज 65.46, वाइल जो मैन की लिटरेसी रेट है वो है 82.14। मतलब टोटल हमारे यहाँ जो एवरेज हमारा लिटरेसी रेट है वो कितना है 74.04, जिसमें से सिर्फ वुमेन की अभी भी लिटरेसी रेट कम है एज कम्पेयर टू मेल।
बट अभी भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि वोमेन जो है वो भले ही इलिटरेसी रेट कम है, पर जो वोमेन है अभी मैन से आगे निकलते जा रही हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेल्प से हम लोग, जैसे कि बहुत से रिफॉर्म्स, ऐसे आप देखें कि बहुत से प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ ट्रू, बट अभी बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वुमेन्स के लिए काम करती है, उनको आगे लेने की काम करती है। जैसे पहला है सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। दिस इज अ ट्रेड यूनियन। मतलब ये जो आपका सेवा है एक ट्रेड यूनियन है जिसमें बहुत से जो पुअर और सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स होती हैं, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। ये जो होते हैं, जो इसमें काम करते हैं, जो वुमेन्स होती हैं जो बहुत ही गरीब होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, दे आर द अनप्रोटेक्टेड लेबर फोर्स एज दे डू नॉट ऑब्टेन बेनिफिट्स फ्रॉम द वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। मतलब उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं होता है। तो इसका मेन गोल क्या है कि जो वुमेन्स हैं इनको एक ऑर्गेनाइज वर्कर्स बनाया जाए, उनको फुल एम्प्लॉयमेंट में, इनको पेमेंट अच्छा खासा मिले। सेकेंड जो है वो है वोमेन वोमेन्स वर्किंग वोमेन्स फोरम, दैट इज़ WWF। ये जो है बेसिकली पॉवर्टी रिडक्शन के लिए गया, और साथ साथ जो वुमेन्स हैं उनके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल स्टेटस को भी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया, जिसमें वुमेन्स को अच्छी खासी ट्रेनिंग और उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया जाता है। नेक्स्ट इज अन्नपूर्णा महिला मंडल, दैट इज AMM। ये जो है बेसिकली वुमेन के वेलफेयर के लिए काम करती है, और जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके लिए काम करती है। जैसे बहुत से वेरियस एक्टिविटीज़ होती है ऑन हेल्थ, न्यूट्रिशन, मदर एंड चाइल्ड केयर, जिसमें बहुत से प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग्स भी होती है, लिटरेसी पढ़ाया भी जाता है, इन्वायरमेंट सैनिटेशन भी किया जाता है। इसमें भी इसका मेन काम क्या है, इट वर्क्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड enables them to take their own decision and fight for security and rights, and the organization also promotes इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप लीडर्स। ये किसके प्रमोट्स करती है, इंडिविजुअल्स को और ग्रुप लीडर्स को। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बात, अभी गवर्नमेंट कुछ ऐसी स्कीम्स लेके आ रही हैं जिसकी वजह से जो वुमेन्स है उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर देखें, सुधार योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय महिला कोष, सेंट्रल बजटिंग, स्वशक्ति, स्वयं सिद्धा, ये सारी जो है गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लाई है जिसकी हेल्प से हम लोग वुमेन की तरफ हेल्प, मतलब वो चाहते हैं कि वुमेन आगे उनके एम्पावरमेंट के बारे में सोचा जाए। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब जो फीमेल फोर्टिसाइड्स, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स हो रहा है उनको कम करने के लिए जेंडर बजटिंग, एक बजट तैयार होता है जिसमें जो भी मैन और वुमेन होते उनके बेसिस पे एक बजट तैयार होता है कि ताकि वुमेन और जो चाइल्ड है उनको हेल्प मिले अलग अलग। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका भी क्या है कि जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है उनके लिए हेल्प करना, बेनिफिट, उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करना। वैसे ही उजाला योजना, जैसे हमारा ICDS है, तो ICDS में भी जो बेसिकली जो आंगनबाड़ी होता है, आंगनबाड़ी में बेसिकली औरत ही काम करती हैं, उनको कुछ जॉब मिलता है, दे आर इन फॉर्मल सेक्टर, ना कि इनफॉर्मल में। मतलब अच्छा, अगर वो काम करती है ICDS में, आंगनबाड़ी में, तो इट विल नॉट कम अंडर इनफॉर्मल सेक्टर बट इट विल कम अंडर द फॉर्मल सेक्टर। सो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट करंट गवर्नमेंट स्कीम्स है जिसमें फोकस बेसिकली किसकी तरफ किया गया, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, मतलब वुमेन्स को आगे लाया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एंड रिलेटेड इशूज़। और इसमें जैसे कि आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है कि आखिर मतलब वुमेन्स की अभी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, क्या क्या इशूज़ हमें थ्रेट दिखाई, क्या क्या इशूज़ दिखाई दे रही है वुमेन के साथ, क्या क्या थ्रेट्स दिखाई दे रही है, गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स लेके आई है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, कौन कौन से आर्टिकल्स है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस टॉपिक। So thank you so much everyone for watching my video.